ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने आज एक नए लेक्चर और नई एनर्जी के साथ आया हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6। बेटे, आपने देखा होगा मेरे बड़े छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। आप नंबर ऑफ लेक्चर्स में मत जाइएगा। Don't go in number of lectures. I have created different small lectures for different concepts. तो number of lectures में देखिएगा, टोटल टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। हम जो आज मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिकली आई विल बी कवरिंग विद 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। I think I have told you what is the meaning of a learning objective. When I say that my institute, ACC Institute, has divided all the chapters into learning outcomes or learning objectives. तो मैं भूपेश आनंद एक बार आपके सामने मैं एक बार चाहता हूं कि आप सभी just have a look on this learning outcomes we have discussed. I have prepared the slides for you. बेटे, मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया है टीचिंग का कि जब भी हम फर्स्ट टाइम करते हैं, जब भी हम जो भी लेक्चर कर रहे हैं, फर्स्ट इज मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताता हूं, दैट विच लर्निंग ऑब्जेक्टिव आई एम कवरिंग। सेकेंड इज मैं आई एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट इज हम उसको लिखते हैं, हैंड रिटन स्लाइड्स को बेटर लिख लेते हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट उसको गूगल की हेल्प से कुछ करते हैं, फिर कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, एंड एट लास्ट वी डू रिवीजन। तो आप सभी जो मेरे सामने बैठे हैं आज कुछ 4-5 स्टूडेंट्स न्यू आ गए हैं, अच्छी बात है दोस्तों। तो आपको एग्जामिनेशन कब देने? अच्छा, आपको गुड। तो इसी तरह से हमारे जैसे फेस टू फेस स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही मेरे वीडियो लेक्चर्स भी काफ़ी लोग सेल परचेज कर रहे हैं इस समय। तो मेरे को अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबको फ़ायदा मिल रहा है और हमने इसीलिए मिनिमम रेट रखा हुआ, अपना ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। तो आइए हम इसी राह में, ज्ञान की गंगा में बहते चले जाएं। आप जल्दी से अपना रजिस्टर्स ओपन कर लें बेटे, हाईलाइटर्स बाहर निकाल लें। और आप भी जो कैमरे में बैठे हैं, प्लीज़ अपने रजिस्टर्स ओपन करें, हाइलाइटर्स को बाहर निकाल लें, इरादे बुलंद कर लें और आइए हम नई राह में चल पड़े। लेक्चर नंबर 6। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये कहने वाला हूं कि आई हैव डिस्कस्ड, मैंने ये डिस्कस कर दिया, मैंने उसके बाद ये भी डिस्कस कर दिया। तो बेटे, मेरे 5 लेक्चर्स लग गए इन पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताने में। लेकिन आप देखिए, आज मैं जो बताऊंगा ये तीनों लर्निंग आउटकम्स एक ही वीडियो लेक्चर्स में बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे लेक्चर्स लंबे लंबे होते हैं। नो डाउट सम कंसेप्ट्स आर टू बी डिस्कस इन डिटेल। बेटे, कुछ डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में, इन माय ओन सेंसेस, लेक्चर नंबर 6, एंड आई एम डिस्कसिंग विद दीज कंसेप्ट्स। ये कंसेप्ट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये कंसेप्ट बड़े ही प्रीशियस हैं। जैसे मैं आज डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। और फिर मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आप सभी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज देखेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूं, एंड आई विल बी गिविंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स, and then I will be discussing with the roles and the functions of different departments. बेटे, 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज हम कवर करने वाले हैं। और फिर एक लास्ट का एक हमारा लर्निंग रह जाएगा, मार्केटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, नैनो, जैगवार में एग्जांपल्स देने वाला हूं। आई विल बी गिविंग यू नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7। सो आज का लेक्चर बड़ा ही प्रीशियस है दोस्तों। मैं भूपेश आनंद आज सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमने स्लाइड्स कुछ प्रिपेयर किए हैं, लेकिन अभी आपको पीपीटीज में नहीं लिखना। आप बाकी लेक्चर्स देखें तो उन्होंने जस्ट पीपीटीज रन किया और बोलते जा रहे हैं। बट द पॉइंट इज, मेरा तो कुछ पढ़ाने का वे अलग है बेटे, मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। तो आइए मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार आज के इस लेक्चर की शुरुआत कर दें। आप अपने रजिस्टर्स में लिखना शुरू कर दें बेटे। लेक्चर नंबर 6 ग्रेट मॉर्निंग जरूर लिखें और उसके बाद लिखें नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप कोशिश नहीं छोड़ते हैं, आपकी हार फाइनल नहीं होती। तो आप एक बार लिखें नो डिफीट इज फाइनल
until you stop trying. तो आज के इस लेक्चर में मैं ये 3 बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर कर रहा हूं. टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ प्लानिंग. वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग. बेटे हम सबके घर में भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग होती है, अभी हम देखते हैं. फिर हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड देन रोल्स एंड फंक्शंस. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सबसे पहले इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक tactical operational levels in the planning in the context of एंथनी. बेटे एंथनी एक व्यक्ति हो गया, अब तो मरमरा गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति कुछ दे के चला गया इस दुनिया के लोगों को. तो आज हमने एंथनी की बातें समझनी है कि एंथनी क्या कहने जा रहा था. तो एंथनी क्या कहता है उससे पहले हम डिस्कस करेंगे. आज एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपको बताऊंगा कि हम सब जो हमारी अपनी फैमिली है, बेटे मैं अगर उसमें थोड़ा सा इस तरह का ट्री बना दूं, फैमिली ट्री, इफ आई प्रिपेयर अ फैमिली ट्री, देन ट्री विल बी लाइक दिस. सपोजिंगली द ट्री इज लाइक दिस. सपोजिंगली द ट्री इज लाइक दिस. एक बच्चा कह रहा सर ये क्या बनाते हैं यार. बेटे अभी बता रहा हूं. मैंने कहा दिस इज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. ओके, दिस इज मदर सन, मदर husband या father, mother and son. Now this is husband and wife and this is their minor son. बेटे मैंने एक जॉइंट फैमिली का ट्री प्रिपेयर किया. सर ये क्यों बना रहे हैं. बेटे मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे अभी समझाना है स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग एज पर एंथनी, tactical level of planning as per Anthony, operational level of planning as per Anthony. तो आपको I will be giving you the real life example so that you can get an idea कि what is the meaning and what is the difference between these 3 types of plannings. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का एक ब्रांच बना दिया. मैंने यहाँ पर फादर मदर और सन का बना दिया. यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का बना दिया और यहाँ पर माइनर सन का भी यहीं पर लिख दिया. बेटे ये ऐसे मैंने रब कर देते हैं, ये वाला रब कर देते हैं. बिल्कुल ठीक है सर, ये रब कर दीजिए. तो मैंने 3 लेवल्स प्रिपेयर किए बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग. अब आप ये बताइए हम सबके घर में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का क्या रोल होता है, दादाजी और दादी जी का रोल क्या होता है. क्या वो अर्न करने जाते हैं, क्या वो सब्जियां खरीदने जाते हैं, या क्या वो प्लानिंग करते हैं हाई लेवल की. बिल्कुल आपने ठीक पहचाना दोस्तों. हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल पे वो प्लान करते हैं कि घर में कितने मेंबर्स हैं, अब किसको किसकी मैरिज का टाइम आ गया है, किसको क्या खाना है, क्या ये घर में कुछ रूम्स नए बनवा दिए जाएं, क्या नई गाड़ी खरीदें या ना खरीदें. ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन लेता है. बेटे हमारे सब घर के सीनियर मेंबर्स, टॉप मैनेजर्स. सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बेटे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप लेवल होता है, एक टैक्टिकल लेवल होता है, एक ऑपरेशनल लेवल होता है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स. क्या लगता है मुकेश अंबानी किस तरह की डिसीजंस या किस तरह की प्लानिंग करता होगा कि रिलायंस जियो में फ्री टॉपअप कितना देना है, क्या ये प्लान करता होगा. नहीं बेटे, दिस इज नॉट स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग. बेटे रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी, मैं कहता हूं वो मर्जर अमेलगमेशन, क्या हम किसी के साथ मर्जर करें या अमेलगमेशन करें, क्या हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, नया कंसेप्ट लॉन्च करें या ना करें, दैट लेवल इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग. बेटे एक बार मुकेश अंबानी ने डिसाइड कर दिया दैट दिस इज अ मर्जर, वी वांट टू गो फॉर दैट, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्टिकल प्लानिंग. जैसे हमारी फैमिली में बेटा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले ली कि एक फ्लोर और बनना चाहिए घर में, अभी ग्राउंड फ्लोर है, कुछ एक बेटे की मैरिज हो गई, तो अब उसको हम सेपरेट रूम देना चाहते हैं, तो सेपरेट एक फ्लोर बना रहे हैं. तो ये डिसीजन स्ट्रैटेजिक डिसीजन है. इट इज बीन टेकन बाय ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. अब आपने डिसीजन ले लिया. सेकंड स्टेप है टेक्टिकल प्लानिंग. बेटे कमरा तो बनना है, अब उस कमरे को बनने के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो कमरा कहाँ से बनवाना है, राजमिस्त्री कौन सा होना चाहिए, एंड ऑल दोज बेसिक बेसिक प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान, दैट स्ट्रेटेजिक प्लान, दैट इज नेम्ड एज ऑपरेशनल टेक्टिकल प्लानिंग.
एंड थर्ड इज, हमने अब एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर लिया, हमने सीमेंट वगैरह खरीद लिया। अब आज क्या करना है, आज लेंटर डलेगा या दीवारें खोदेंगी या राजमिस्त्री क्या काम करेगा। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज ऑपरेशनल प्लानिंग। तो बेटा मैंने थ्री कैटेगरीज बताई। तो मैंने कहा फादर और मदर का वर्क क्या होगा। बेटे जो सेकंड बताया, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना, फ्लोर आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना, उसके बाद उसका डिज़ाइन करवाना कि भाई अब हमें घर बनाना है, एक फ्लोर और बनाना है। थर्ड पॉइंट मैंने कहा उस घर की रेगुलर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सीमेंट कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, लकड़ी कितनी चाहिए, मिस्त्री कितने चाहिए। दैट इज ऑपरेशनल लेवल विच इज बीइंग डन बाय हस्बैंड वाइफ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम अगर अपने बेसिक एग्जाम्पल्स को भी देखें, अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को, सो वी कैन गेट एन आइडिया। हमें एक आइडिया मिल सकता है कि विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज स्ट्रैटेजिक लेवल एंड विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज टैक्टिकल लेवल एंड विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज ऑपरेशनल लेवल। तो प्लीज आप सभी, अभी लिखना नहीं है बेटे, आप जस्ट पहले मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। मैंने अभी मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया। मैंने कहा मुकेश अंबानी मर्जर अमेलगमेशन का डिसीजन लेता है, दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब मर्जर अमेलगमेशन का डिसीजन ले लिया, अब उसको ऑपरेट कैसे करना है बेटे, टैक्टिकल मैनेजर्स का काम आ जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs, दैट हाउ टू गो फॉर मर्जर एंड अमेलगमेशन, हाउ मच शुड बी द ऑफर प्राइस, हम कितने शेयर्स ऑफर करें, हम क्या कंसिडरेशन ऑफर करें, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी वी आर गेटिंग, वेदर वी आर एट पार, वेदर वी आर गिविंग समथिंग एट गुडविल और नॉट। बेटे मर्जर अमेलगमेशन करना है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज अ टैक्टिकल डिसीजन। जैगुआर को अमेलगमेट करना है, टाटा मोटर्स, रतन टाटा का डिसीजन है। नाउ लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या हैं, शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट होगा, दैट इज टैक्टिकल लेवल ऑफ प्लानिंग। और थर्ड होगी बेटे बेसिक अकाउंटेंट्स की जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस मर्जर अमेलगमेशन में, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उस ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग। बेटे इसी तरह से इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन हैव एज पर एंथनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग एंड आई हैव नेम्ड देम एज स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग, टेक्निकल लेवल ऑफ प्लानिंग, ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग। तो बेटे अब लिखने का टाइम आ गया, आइए थोड़ा सा लिखें, पेन अपने उठा लें बेटे, सभी ने पेन अपने पास रख लेने। हाँ बेटे पेन उठा लेने, बेटे पेन होता है वो पता है, पेन है ना, ये उठाओ, रजिस्टर खोलो, लेक्चर 6 लिखो, चैप्टर 2 लिखो और ऊपर हेडिंग लिखो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी। भले मेरी आपको स्पीड थोड़ी सी तेज भी लगे, आप वीडियो को पॉज कर लें, और जो बच्चे सामने बैठे हैं वो तो बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखेंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक एडवांटेज है कि वो मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से ज़्यादा बातें समझ आती हैं। एक बच्चा जो मेरे सामने बैठा है उसने मुंह छोटा कर लिया। बेटे मुंह क्यों छोटा किया, क्या, अच्छा ये कह रहा है कि क्या मैं इतनी स्पीड में लिख पाऊंगा। बेटा बिल्कुल लिख पाओगे, अच्छी बात है, इसे स्पीड में लिखना है, ठीक है जी। आइए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ अ फैमिली ट्री, अभी अभी जब जस्ट मैंने बताया। बेटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं, दैट इज अ स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग। जैसे अभी अभी बजट आया तो दे हैव गिवन मोर थ्रस्ट टू एग्रीकल्चर, तो ये एक स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ डिसीजन हो गया। अब जो उनके मिनिस्टर्स होंगे, R&D एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो दैट इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दैट, इन ऑर्डर टू एनफोर्स दैट, बेटे टेक्निकल लेवल ऑफ प्लानिंग होगी। और थर्ड लेवल होगा बेटे, थर्ड लेवल होगा ऑपरेशनल लेवल। तो आप सब पहले आइए हम लिखें, एंथनी का नाम जरूर लिखना बेटे, एंथनी ट्रायंगल बनाएंगे। अभी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटे, ट्रायंगल में 3 शेप्स होती हैं, ट्रायंगल, वी विल प्रिपेयर ट्रायंगल। आइए सर, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको तो बिल्कुल अटेंटिव बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैसे हम 100% वीडियो बैकअप तो देंगे ही, बट अच्छा है ना कि अभी आप मेरे सामने अभी लिख लें, फिर घर जाएंगे, घर में नोट करेंगे। हाँ, जो वीडियोस ही ले रहे हैं खाली, जिन्होंने वीडियोस ही लिए तो दे कैन डायरेक्टली हैव एन आइडिया, वो पॉज कर सकते हैं। तो आइए लेट्स हैव अ स्टार्ट विद फर्स्ट विद एंथनी ट्रायंगल। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रायंगल एज पर गिवन बाय एंथनी। I have prepared 3 actually triangles. Actually, he has given only 1 triangle.
मैंने जान के कंसेप्ट, जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, आई हैव प्रिपेयर्ड 3 triangles. One is strategic planning. Say in the middle that is tactical planning, and in the inner circle that is operational planning. तो सभी बच्चे एक बार पहले प्लीज प्रिपेयर करेंगे 3 ट्रायंगल्स बना दीजिए. दिस इज स्ट्रैटेजिक, this is tactical, and this is operational. So let have a writing something about. बेटा थोड़ा सा लिखते हैं, बिकॉज जब आप लिखेंगे ना तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और आप एमसीक्यूज, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस इजीली ग्रास्प कर पाओगे. थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में बेटा, कष्ट होता है, बट प्लीज आपको नोट्स बनाने हैं तो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. It involves making long-term decisions. It involves making long-term projects, long-term decisions in an organization. As I have just given the example of Mukesh Ambani, merger amalgamation is a long-term decision. Starting with a new project is a long-term decision. Starting with Nano Car by Ratan Tata is a long-term decision. So in order to take those long-term decisions, that whether we should take it or not, that is strategic. तो लिखेंगे डेट इक्विटी मिक्स डिसीजंस, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, मर्जर, अमेलगमेशन. बेटे ये सारी डिसीजंस को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. आइए जी टैक्टिकल प्लानिंग में आ जाते हैं. टैक्टिकल मिडिल लेवल प्लानिंग, दैट प्लानिंग विच इज बीइंग डन बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स to implement that strategic decision plan, that is named as tactical planning. It involves looking a plan for specific departments or divisions. It means उस division के लिए या उस particular department के लिए. Now I am not talking of whole global company. मैं company की बात नहीं कर रहा. Apple Computers कहाँ पे होगा in 5 years? That decision is a strategic decision. So what are the new products we should launch? Whether we should launch mobile with artificial intelligence or not, it is a strategic decision. Now once I have taken that decision that okay, we will start mobile phone with artificial intelligence, then that product, that product, laptop with artificial intelligence or a mobile phone with artificial intelligence, the manager of that division, द मैनेजर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, अब उसको लेना है डिसीजन. बेटे उसका बोलते हैं, उसको वी विल से टैक्टिकल प्लानिंग. तो डिसीजन टेकन बाय दिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक डिविजन्स. डिस्काउंट ऑफर्स, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज. What should be the discount offer we should give to iPhone? What should be the advertisement strategies we should have? वो सभी, all that is named as tactical planning. Now we are coming to third part, operational planning. Day to day, as the name indicates, बेटे रोजमर्रा की रेगुलर, डेली, डे टू डे, वीकली प्लानिंग को हम कहते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग. सभी बच्चे लिखेंगे बेटे ऑपरेशनल प्लानिंग. इट इन्वॉल्व्स डे टू डे प्लानिंग of activities to be undertaken by junior managers and supervisors. It means those persons who are actually on the floor and they are implementing actually that planning done by those managers is named as operational level of planning. It means whether we should start with a new design, whether we should change the stock from woolen to summer garments, or whether we should have one supervisor, or whether we should have one counselor or one sales girl. That decision is named as operational level. So आइए सर, let's start with the next concept and that is named as. एक बार हम just firstly complete कर लेते हैं. आफ्टर दैट हम PPTs को करेंगे और गूगल क्रोम से बात करेंगे. आइए एक बार थोड़ा सा गूगल क्रोम को देख ही लें, आपका थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा आपको. But these are the 3 levels of planning. As per Google Baba, there are 3 levels of strategic planning. One is corporate, business and functional. Strategy may be planned at each level, but the plan for each level this. तो बेटे इस तरह से उन्होंने कहा ये देखिए टाइप ऑफ प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल. मैंने क्लिक कर दिया और गूगल बाबा से पूछ रहा हूँ, गूगल बाबा प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ
टेक्टिकल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लान्स। तो देखिए कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स में क्या लिखा है, टू बेस्ट अंडरस्टैंड the relationship between different types of plans, let's start with strategic plans are designed which the entire organization in the mind and begin with the organization's mission. What is my vision? What is my mission of this organization on the macro level? That planning is named as strategic planning. Top level managers such as CEOs, president and design execute strategic plans to point a picture in the desired future and long-term goals of the organization. दिस इट मीन्स आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया बेटे आपको गूगल से भी साथ साथ अपनी नॉलेज को सप्लीमेंट करना है। मैं आप सबको भी कह रहा हूँ जो बच्चे बैठे हैं, उन देखो आज 2-3 स्टूडेंट नए आए, सीट ही नहीं मिल रही। 25 स्टूडेंट्स पहले थे, 3 आज आ गए तो 28 हो गए बेटे, जो फेस टू फेस मेरे सामने कर रहे हैं। अच्छी बात है बेटे। टेक्टिकल प्लान्स आप इस सामने स्क्रीन में देखिए, आपकी स्क्रीन में सब आ रहा है, और वीडियो जो देख रहे हैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप में बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के देखेंगे अपने घर में। नाउ that have a general idea for how this tactical planning supports strategic plans by translating them into specific plans relevant to for a distinct area of organization. For a distinct, it means प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में जब सोचता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, आईपॉड, आईपैड, आईफोन product manager if think for or take decisions for or take planning for that particular product, that is named as tactical planning, not strategic. तो आप समझ रहे हैं क्या मीनिंग है? ठीक है जी। तो आइए हम दोबारा से एक बार अपनी स्लाइड्स में आ जाएं। नया कंसेप्ट, टुडेज न्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ methods of analyzing organizational structure. चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा। आप सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, जनरली कमेंट्स आते हैं दैट होल पावर इज विद नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी। They are regulating actually all the departments. It means they have the power, they have centralized their power. उन्होंने अपनी पावर नीचे डेलीगेट नहीं की, just for understanding purpose. I am just assuming. मैं ऐसा कुछ एलिगेशन लगाने का मेरा मन किसी को नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि व्हाट आई मीन बाय सेंट्रलाइजेशन। सेंटर क्या होता है? बीच का। अगर पावर बीच में है, सब एक ही व्यक्ति के पास है, टॉप लेवल के पास है, जैसे मैंने ये सेंटर बना दिया, ये सेंटर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, बट द पावर इज विद ओनली दिस टॉप लेवल, ये टॉप लेवल के पास ही है to take decisions, power to take decisions, that is named as centralized organizational structure. But if the power is being delegated to these managers, अगर हमने कुछ पावर इन मैनेजर्स को डेलीगेट कर दी, नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो मिनिस्टर्स हैं उन सभी को कुछ पावर डेलीगेट कर दी, so that they can take their decisions. That is named as decentralized organizational structures. तो बेटे आप सब प्लीज सर्कल जरूर बना लें, मैं जो भी एग्जांपल्स देता हूं बेटे जरूर प्रिपेयर करें। नाउ द पॉइंट इज देयर आर 2 types of organizational structures on the basis of power. The first is the one is named as centralized and the second is named as decentralized organizational structure. तो मेरे पास 2 हैं बेटे, ऑर्गेनाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। चलिए, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने दूसरा बना दिया। आप सबको ध्यान से सुनना है बेटे। आप ये बताइए, अगर हम सब एक फैमिली में रहते हैं और सारी की सारी पावर हमारे सीनियर्स के पास है, ग्रैंडफादर के पास है या ग्रैंड मदर के पास है, तो इस केस में क्या होगा? ऑल डिसीजंस इफ ओनली टेकन बाय ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो एक प्रॉब्लम आने वाली है इनको। आप सब बताइए बेटे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बेटे रोजमर्रा की डे टू डे डिसीजंस
में भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, जब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर इन्वॉल्व हो जाएंगे रोज की रेगुलर डे टू डे डिसीजंस में, सो दे विल गेट लेस टाइम टू सिट टुगेदर। साथ साथ बैठकर गाने गाने का टाइम कम मिलेगा उनको, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने का टाइम कम मिलेगा उनको। बोलो ऐसा होगा या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। एंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजंस। तो वाइस पार्ट क्या होना चाहिए कि ग्रैंडफादर को और ग्रैंड मदर को कुछ पावर्स, फादर और बेटे कुछ पावर मदर को डेलीगेट कर देनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेलीगेट सम पावर्स टू फादर एंड मदर so that grandfather and grandmother can put their maximum time on the strategic decisions. But if I say some power is being delegated to father and mother, तो बेटे होगा क्या कि they will be able to take the decisions at their own level, flexibility आएगी, quick decision making होगी। अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से देखते हैं। let us speak from the organization point of view। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं बेटे। ऑर्गेनाइजेशन में we can have centralized type of system as well as decentralized type of organizational structure। when I say centralized, जब मैं centralized की बात करता हूं तो आप ये बताइए कि सारी पावर टॉप लेवल के पास ही है। And when I say decentralized, it means some power is being delegated to middle level or to lower level. Now there are some positives and negatives, and there are some factors that whether that I should go for decentralization or not। अब आपने बताना है, जो मेरे सामने 28 स्टूडेंट्स बैठे हैं इस समय, बेटे आप बताएंगे कि मुझे सेंट्रलाइज में रहना चाहिए या डिसेंट्रलाइज में रहना चाहिए। आपको क्या लगता है विच इज द बेस्ट, और व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच फोर्स और विच हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू गो इन डिसेंट्रलाइज्ड वे? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टू डिसेंट्रलाइज्ड? सोच के बताएंगे बेटे सभी। अगर स्टाफ मेंबर्स जो नीचे मैनेजर्स हैं, दे आर कैपेबल इनफ, दे आर स्किल्ड, they are able to understand, and I have given them training, and they are ready to take the responsibility, and they are capable to take the responsibility, and they are not geographically dispersed। अगर वो ज़्यादा दूर दूर नहीं है तो बेटे उस केस में these are the factors which will tell me that whether my organizational structure should be centralized or decentralized। एक बच्चा तो नींद आ रही है, उसको थप्पड़ मारूंगा मैं। पानी पीजिए, आप कमर सीधी करके बैठिए। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं दोस्त, आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं। उनको नींद आ रही है भाई साहब को, मैं चाहता हूं आप लिख लें। आइए जी, आई एम टेलिंग यू दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज का सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लेन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड लिस्ट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन केस आप सभी नोट कर रहे हैं, आप सब भी नोट कर रहे हैं जो मुझे कैमरे में देख रहे हैं। इन केस द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की, in case the top level of hierarchy retain the authority and make decisions, अगर टॉप लेवल की अथॉरिटी डिसीजंस को रिटेन करती है और मेक द डिसीजंस, इट इज नेम्ड एज सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी जी, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ ग्रैंडफादर इन द फैमिली, ग्रैंडमदर इन द फैमिली। होप आपको समझ आ रहा है। तो यहां पर एग्जांपल आप लिख लें जो मैंने बताया। मैंने अभी बताया इंडियन गवर्नमेंट, और फिर बताया मैंने एक फैमिली का, एक जॉइंट फैमिली। बी पॉइंट लिखें, इन केस अथॉरिटी। अब एक स्टूडेंट कहता है सर ये टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा इस तरह का लिखा है। बेटे मुझे मालूम है लिखा है, आई नो दैट इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट स्टिल आई एम डिमांडिंग दैट, I am giving you one, demand, one action that you should write it down. Please write it down. In case authority to take decisions is delegated down to the public at lower level, if I delegate the power to the lower level,
It is named as, it is opposite of organizational, centralized organizational structure, and hence it is named as decentralized level of organization. Okay, so I have written A and B point. So let us see. C point is very important. बेटा इसके ऊपर multiple choice questions आते हैं that what are the factors which can affect the amount of decentralization. It means how much amount of power I should delegate. What should be the quantum of power I should delegate? Now it depends upon so many factors, and from company to company, from organization to organization, it matters. So I have written the management style. The top level management style can be, they can be liberal or they can be conservative, they can be aggressive. So if they are liberal, then they generally follow a decentralized method of organizational structure. So management style, ability of employees, that whether those employees are capable enough that they can accept or they can take the decisions. Because if they could not able to take the decisions, ultimately we will have losses and it will increase the cost. So that factor is to be taken into account, that whether those employees will be able to take that responsibility. Location, whether they are locally located. If they are locally located, then I can have a centralized method of organizational structure. But if my employees are dispersed throughout the globe, then this type of structure is, I have to go for decentralized organizational structure. And the last is the size of the organizational activities. आप बताएं, if the size of the activity is very large, अगर बहुत बड़ा साइज है तो बेटे डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, because centralized से the top level will not get time to manage those activities. तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस. बेटा लिखना है थोड़ा सा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं. टॉप मैनेजर्स कैन कंसंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजी. जैसे मैंने कहा, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कैन कंसंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजी if the power is, if the structure is decentralized. Better local decisions, better local decisions due to local expertise. बेटे ड्यू है, मेरे को पढ़ा ही नहीं आ रहा था. ड्यू टू local expertise. Better local decisions due to local expertise. Better motivation, because we have to give them training so that they can take those decisions. So my staff will be motivated, they can take better decisions. So these are the positives if I go for decentralized organizational structure. Flexibility due to smaller chain of command. When I say scalar chain of command, I have told you that how many number of employees are below me. But when I am delegating it, it means that person, I have little power. So it means I will have a smaller span of control as compared to centralized organizational structure. In case of decentralized organizational structure, बेटे हमारा span of control छोटा होगा, क्योंकि मैंने अपनी पावर दे दी होगी, मैंने अपने नीचे वाले को दी, नीचे वाले ने कुछ रखकर फिर अपने नीचे वाले को दी, उसको रखकर फिर नीचे वाले को दी, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा लंबा नहीं होगा. स्केलर चेन बहुत बड़ी होगी. आप समझ रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर चेन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है जी. नाउ व्हाट आर द नेगेटिव्स? लॉस ऑफ कंट्रोल फ्रॉम टॉप मैनेजर्स. Everything has its own cost. For getting something, you have to lose something, because you are getting the time for strategic decisions. So you have to lose some control, and you have to incur some training cost, and sometimes the cost, the effective, the losses will be also be more, because if the staff is not capable enough, they will take wrong decisions, and due to that there will be loss, and that loss, that pilferage has to be incurred by the organization. So it has its own demerits and merits. Extra cost in obtaining information, poor decisions by inexperienced managers. Okay, so please write it down. I am just waiting for you. और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं. लिखना जरूरी है. ये मैं रुका हुआ हूं फेस टू फेस के स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए नहीं रुका. आइए जी, आइए. मैं भूपेश आनंद एक बार आपको थोड़ा सा ये बता दूं, सेंट्रलाइज्ड को हम थोड़ा सा एक बार
इमेजेस से देख लें सो दैट वी कैन विजुअलाइज, यू नो दिस इज सेंट्रलाइज्ड, ये हम कहते हैं ये सेंट्रलाइज है, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, ओके। सो दिस इज, यू सी, ये जो नीचे वाला है पहले ये देखिए, ये सेंट्रलाइज है ना, एक ही से पावर जा रही है नीचे, है ना, देयर इज अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। बट अगर आप यहां देखें, दिस पर्सन इज डेलीगेटेड टू दिस टू दिस टू दिस, फिर इसने आगे नीचे डेलीगेट कर दिया है, दे हैव स्मॉलर स्पैन ऑफ कंट्रोल एज कंपेयर टू दिस। सो दिस इज आई कैन से सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये सेंट्रलाइज है बेटे, एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर है, यहां पर सबके पास है, तो दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। सो आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स, जो मैं कहना चाहता हूं आप बात समझ रहे हैं बेटे, कंसेप्ट क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम कुछ आगे चलें और हम नेक्स्ट कंसेप्ट को लिख लें, फिर हम रिवाइज करेंगे आज का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। What are the roles and the functions and the key concerns of department? I think in lecture number 2 or 3 I have told you that we can have functional level of organizational structure also. फंक्शनल लेवल, हाँ बेटे, हमारा फंक्शंस जैसे होते हैं परचेज फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, अकाउंट फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन। तो आज ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दिस एज पर दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी हैव टू सी, हमें जज करना, बड़ा इजी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, और फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो एक बार लिखते हैं, आप सभी लिखें प्लीज, जो मेरे सामने 28 स्टूडेंट्स बैठे हैं F1 जो देने वाले हैं, प्लीज लिखें, और जो कैमरे में है वो भी लिखें। थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, द रोल एंड द फंक्शंस ऑफ मेन डिपार्टमेंट्स इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आई हैव रिटन सम ऑफ देम, परचेजिंग लिखा मैंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, मार्केटिंग, फाइनेंस, R&D, सेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स एज पर द इंस्टीट्यूट, ACCA इंस्टीट्यूट। हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द फंक्शंस और व्हाट आर द की फंक्शंस और एंड व्हाट आर द की कंसर्न्स ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। आपको क्या लगता है बेटे, आप घर में कभी सब्जी खरीदने गए अपने पेरेंट्स के साथ? क्या लगता है, आप कभी गए हो या आपके पेरेंट्स के साथ आप गए हो, तो क्या कंसर्न रहता है परचेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स के लिए? जब आप सब्जी खरीदते हैं तो जैसी भी सब्जी होती है, टमाटर जो भी होते हैं सारे डाल लेते हैं, या आप उसका ड्यू डिलीजेंस करते हैं, आप ढूंढते हैं कौन सा टमाटर अच्छा है, कौन सा सेब अच्छा है, कौन सी मूली अच्छी है, कौन सा करेला अच्छा है? बेटे आप उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि उसका रेट क्या है, प्राइस क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। एक बार रेट डिसाइड हो जाता है तो आप उसकी क्वालिटी को देखते हैं, और जब आप मार्केट्स में जाते हैं बेटे वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेबल मार्केट में, सो यू हैव एन आइडिया दैट विच स्टॉक यू हैव ऑलरेडी इन योर रेफ्रिजरेटर। Supposing you have tomatoes, requisite stock of tomatoes, so you will not buy tomatoes from the market. It means there are some concerns and there are some functions of purchase department. So let's have a look on this. आप सभी लिखेंगे परचेज डिपार्टमेंट के क्या रोल्स हैं, और आपको ये खुद इमेजिन करने हैं बेटे अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से। व्हाट आर द रोल्स एंड व्हाट आर द की कंसर्न्स ऑफ परचेज डिपार्टमेंट? एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज necessary for the business. So I will say this is a role of a purchase department. And while acquiring those goods and services, how much is the cost, how much is the quality, how much is the level I should purchase, how much quantity I should purchase in one order, that is the main concern. तो आप राइट हैंड साइड में लिखें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड फिक्सेशन ऑफ लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 में। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड दिस। आइए जी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आपकी मम्मी ने सब्जी परचेज कर ली, अब सब्जी किचन में बन रही है, तो क्या लगता है बेटे, आप किचन में बार बार जाते हैं और कई बार आप टेस्ट भी करते हैं कि सब्जी का टेस्ट कैसा है। एक स्पून लेते हैं और थोड़ी सी सब्जी लगाते हैं, अज्यूम करते हैं शाही पनीर बनने हैं आपके घर में, आपकी मम्मी शाही पनीर बना रही है, शिमला मिर्च डाल दिया, पनीर डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, उसका टेस्ट, यू हैव टू टेस्ट इट, So the main concern of the production department, or the main role of the production department, is to convert that, that raw material into finished goods with the process of production.
It means raw materials to WIP, work in progress, and from work in progress to finished goods. So this is the main function of production department. But while producing that, हमारी मम्मी क्या ध्यान रखती हैं कि उसका टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी हो, एंड इट शुड नॉट स्पॉइल. तो देखिए ये क्या लिखा, प्रोडक्शन रोल पहले देख लीजिए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. प्रोडक्शन शेड्यूल, मुझे सब्जी कब बनानी चाहिए. सपोजिंगली आप मॉर्निंग में चले जाते हैं तो मम्मी आपके उठने से पहले ही खाना बना देती हैं. डिनर में आप आते हैं तो डिनर में आप कितने बजे आते हैं, ऑलरेडी पहले से मम्मी उसके अकॉर्डिंगली दाल या कुछ भी सब्जी बनानी है. सिमिलरली द कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी प्रोडक्शन शेड्यूल्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट, स्टॉक लेवल. अगर 2 दिन पहले ही आपने शाही पनीर बनाया तो आप आज शाही पनीर नहीं खाएंगे, ऐसा मम्मी को मालूम है. तो स्टॉक लेवल क्या है. ठीक है जी. नेक्स्ट में आ गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. बेटे आप सब मोबाइल फ़ोन आप सबके पास है, 28 मोबाइल फ़ोन इस समय मेरे सामने हैं. क्या लगता है आप जब भी मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करेंगे, सो वेदर यू विल बी लुकिंग फॉर न्यू फीचर्स इन दैट, चाहे वो Xiaomi का हो, चाहे वो Oppo का हो, चाहे वो MI का हो, आपका हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसमें नए फीचर्स हो, ज़्यादा रैम हो, इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा हो, प्रोसेसिंग ज़्यादा हो, कैमराज आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, विद न्यू टेक्नोलॉजी. सो R&D, बेटे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. रोल क्या है, न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट, न्यू थॉट्स. बेटे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएंगे, एक छोटी सी चिप आएगी, वो कान के इस पूरे यहाँ पे लग जाएगी, और जब फ़ोन आएगा आप 2 तालियां बजाएंगे, फ़ोन से बात होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो मोबाइल फ़ोन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी बेटा. तो अभी लिख लें, इम्प्रूविंग थ्रू प्रोडक्ट आइडियाज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. रोल में लिख रहे हैं डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. Key concerns, analyzing customer needs, new ideas, testing, cost. बेटे हमें ये भी देखना है कि कस्टमर एज ए Xiaomi के आप अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड हैं तो आपको ये देखना है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स, व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द एस्पिरेशंस, बिकॉज यू हैव टू फुलफिल दैट. सो दैट इज योर मेन कंसर्न. ठीक है जी. आइए नेक्स्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट. Now, what are the main activities or the main concerns, or what is the role of finance department? To record all those transactions, to acquire the funds for the organization, to optimize debt equity mix. बेटे funds कहाँ से लें, लोन कितना लें, रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. सो ये सारा कंसर्न होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का. रोल्स एंड की कंसर्न्स, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेजिंग ऑफ फंड्स, इंटरनल कंट्रोल. की कंसर्न्स, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है. Accuracy, completeness, annual financial reporting. So these are the key concerns and the role of a finance department. Hope आपको एक आइडिया लग गया है कि हमें करना क्या है. मैं भूपेश आनंद, I am doing F1, that is AB, that is accountant and business. Within that chapter number 2, within chapter number 2 I am doing lecture number 6, and I have just completed lecture number 6, and only I will be taking 1 or 2 more lectures for the last learning outcome, that is in relation to marketing. बेटे उसके बाद हम क्या करेंगे, PPTs के थ्रू, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया बेटे, PPTs के थ्रू हम सारी बातों को रिवाइज करेंगे. मैंने इन सब की PPTs प्रिपेयर कर दी हैं और कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्जामिनेशन किट से. तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. नो वरी एट ऑल. बस जो मैं कहता हूँ आप बस नोट्स बनाते जाएं, एंड आफ्टर दैट इसमें थोड़ा सा हाईलाइटर्स यूज करें. देन वी विल बी हैविंग समरी नोट्स भी देंगे. अभी बहुत कुछ होने वाला है. तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे आज के लेक्चर के लिए, लेक्चर 6 के लिए विदा लेता हूँ. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.